सामाजिक विज्ञान का 18 अप्रैल को जो आपके पेपर होने वाला है वो पेपर मिल चुका है। नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का एक ऐसा पेपर बताने वाला हूं जो आपके 18 अप्रैल को आने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये पेपर उत्तर सहित बताने वाला हूं, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। तो देखिए, जिन बच्चों को सामाजिक विज्ञान के पेपर में 18 अप्रैल को 80 में से 80 नंबर फोड़ना है तो एग्जाम से पहले ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। सबसे पहले आपको प्रश्न संख्या 1 दी गई है, यानी पेपर में सबसे पहले आपको खंड ए दिया गया है, सेक्शन ए दिया गया है। और सेक्शन ए में आपको प्रश्न संख्या 1 दी गई है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी इस प्रश्न में आपको टोटल 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसमें पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। तो ए ऑप्शन में आपको लखनऊ दिया गया है, और बे में आपको खेड़ा दिया गया है, से में आपको गुजरात दिया गया है, और दे में आपको अमृतसर दिया गया है। यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये आपके कहाँ हुआ था, अमृतसर में हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर दे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। तो अच्छे से आपको ये तैयार करना है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है आपके कि आमतौर पर एशिया के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो आमतौर पर एशिया के लिए कौन सा शब्द है जिसका यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो ए ऑप्शन में आपको सौदागर दे रखा है, और बे में आपको आदि दे रखा है, और उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं से ऑप्शन में आपको प्राच्य दे रखा है, और दे में आपको जादुई चिराग दे रखा है। तो इस प्रश्न का जो आपके करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके आदि। यानी आमतौर पर एशिया के लिए कौन सा शब्द है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बे। तो इस प्रश्न को भी आपको अच्छे से आपको तैयार करना है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण आधुनिक शहर कौन सा है। तो भारतीय उपमहाद्वीप है उसका सबसे महत्वपूर्ण आधुनिक शहर है वो आपको बताना है। तो ए ऑप्शन में आपको महाराष्ट्र दे रखा है, और बे में आपको गुजरात दे रखा है, से में आपको बंबई दे रखा है, और दे में आपको दिल्ली दे रखा है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर से। यानी भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण आधुनिक शहर कौन सा है, बंबई है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर से। ओके। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है आपके कि कादम्बरी के रचनाकार थे। तो कादम्बरी के रचनाकार है उसका नाम आपको बताना है। तो ए ऑप्शन में आपको मुंशी प्रेमचंद दिया गया है, और बे में आपको बाण भट्ट दिया गया है, और से में आपको बंकिम चंद्र चटर्जी दिया गया है, और दे में आपको श्रीनिवास दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपके कादम्बरी के जो रचनाकार है वो बाण भट्ट है। ओके, यानी बाण भट्ट थे। तो ऑप्शन नंबर बे इस प्रश्न का आपके करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि नवीकरण योग्य संसाधन है। तो नवीकरण योग्य संसाधन है वो आपको बताना है। ए ऑप्शन में आपको पवन ऊर्जा दे रखा है, बे में आपको वन दे रखा है, से में आपको जल दे रखा है, और दे में आपको उपयुक्त सभी दे रखा है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपके उपयुक्त सभी। यानी जो नवीकरण योग्य संसाधन है वो पवन ऊर्जा भी है, वन भी है, जल भी है। तो ये तीनों हैं। इस प्रकार इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर दे। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 6 कि निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है। तो आपको एक फलीदार फसल है उसका आपको नाम बताना है कि कौन सी फलीदार आपकी फसल है। तो ए में आपको दालें दे रखा है, बे में आपको मोटे अनाज दे रखा है, से में आपको ज्वार दे रखा है, दे में आपको तिल दे रखा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ए। यानी फलीदार फसल कौन सी है, इनमें दाल है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 है आपके कि भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। तो भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है। ए में आपको गुजरात दे रखा है, बे में आपको राजस्थान दे रखा है, से में आपको असम दे रखा है,
और द में आपको बिहार दे रखा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर से, यानी भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य का नाम क्या है? असम है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 है आपके कि श्रीलंका का सबसे प्रमुख सामाजिक समूह कौन सा है? तो श्रीलंका का सबसे प्रमुख सामाजिक समूह कौन सा है? ए में आपको दे रखा है तमिलों का, ब में सिहलियों का, स में डंचों का और द में हिंदुस्तानी तमिलों का। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ब, यानी श्रीलंका का सबसे प्रमुख सामाजिक समूह कौन सा है? सिहलियों का। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 9 है आपके कि भारत में जनगणना है वो कितने वर्ष पश्चात होती है? तो भारत में जो जनगणना है वो कितने वर्ष पश्चात होती है? तो ए ऑप्शन में आपको दे रखा है 5 वर्ष, ब में आपको 10 वर्ष, स में 11 वर्ष और द में आपके 20 वर्ष। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ब, यानी भारत में जो जनगणना है वो 10 वर्ष पश्चात होती है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है आपके कि निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? तो ए ऑप्शन में आपको बांग्लादेश दिया गया है और ब में आपको श्रीलंका दिया गया है और स में आपको नेपाल दिया गया है और उसके बाद में द में आपको दिया गया है पाकिस्तान। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ब, यानी श्रीलंका कि निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? तो वो कौन सा होगा? आपके श्रीलंका। यह आपको ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद में प्रश्न संख्या 11 है आपके कि विभिन्न देशों के मध्य परस्पर जो संबंध है वो क्या कहलाता है? तो यह आपको बताना है। तो ए में आपको दे रखा है उदारीकरण, ब में आपको वैश्वीकरण दिया गया है, स में आपको शहरीकरण दिया गया है और द में आपको उपयुक्त सभी दिया गया है। तो विभिन्न देशों के मध्य जो संबंध है वो वैश्वीकरण कहलाता है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ब। और उसके बाद में लास्ट है आपके प्रश्न संख्या 12, यानी प्रश्न संख्या 12 है वो आपको दिया गया है कि कौन सा देश सस्ता विनिर्माण केंद्र होने का लाभ प्रदान करता है? तो कौन सा देश है जो सस्ता विनिर्माण केंद्र होने का लाभ प्रदान करता है? तो ए में आपको चीन दिया गया है, ब में आपको भारत दिया गया है, स में आपको इटली दिया गया है और द में आपको अमेरिका दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ब। ओके, तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से तैयार करने हैं। उसके बाद में पेपर के अंदर प्रश्न संख्या 2 है आपके कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, यानी इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ओके, तो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है कि दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन है वो कौन सी ईस्वी में हुआ? तो यहाँ पर आपको लिखना है 1930। ओके, यानी 1930 ईस्वी में हुआ था। ओके, यानी दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन 1930 में हुआ, यह आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 2 है आपके कि गीत गोविंद पुस्तक के लेखक का नाम था। तो गीत गोविंद पुस्तक है उसके लेखक का क्या नाम था? जयदेव। तो इस रिक्त स्थान में आपको लिखना है जयदेव। ओके, यानी जयदेव। जो गीत गोविंद पुस्तक है उसके लेखक का क्या नाम था? जयदेव था। तो इस रिक्त स्थान में आपको जयदेव नाम लिखना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 3 है आपके कि ऐसा संसाधन जिसको पुनः उपयोग में लाया जा सके उसे संसाधन कहते हैं, यानी उसे कौन सा संसाधन कहते हैं? तो इस रिक्त स्थान में आपको लिखना है असमाप्य। क्या लिखना है आपको? असमाप्य। ओके, असमाप्य। और या फिर आप इसकी जगह दूसरा नाम भी लिख सकते हैं, नवीकरणीय। क्या लिख सकते हैं? नवीकरणीय। मैं दोनों यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ, जो आपको अच्छा लगे वो नाम आपको याद करना है कि ऐसा संसाधन जिसको पुनः उपयोग में लाया जा सके उसे असमाप्य या नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है आपके प्रश्न संख्या 4 है कि राजस्थान के अर्ध शुष्क एवं शुष्क क्षेत्रों में प्रयोग की जाने वाली जल संग्रहण प्रणाली को क्या कहते हैं? तो इस रिक्त स्थान में आपको लिखना है टांका।
कि राजस्थान के जो अर्ध शुष्क और जो शुष्क क्षेत्र हैं उनमें प्रयोग की जाने वाली जो जल संग्रहण प्रणाली है, जो प्रोसेस है, उसको हम क्या कहते हैं, टांका कहते हैं। तो इस रिक्त स्थान में आपके टांका आएगा। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि एल्यूमिनियम अयस्क से प्राप्त किया जाता है, यानी एल्यूमिनियम है वो कौन से अयस्क से प्राप्त किया जाता है, तो इस रिक्त स्थान में आपको लिखना है बॉक्साइट। क्या लिखना है, बॉक्साइट। ओके, तो ये इस रिक्त स्थान में सही आपके आने वाला है कि एल्यूमिनियम है वो आपके बॉक्साइट अयस्क से प्राप्त किया जाता है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 है आपके कि जिनका प्रयोग पूंजी निर्माण में होता है, कि जिसका प्रयोग पूंजी निर्माण में होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम अंतिम वस्तुएं कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतिम वस्तुएं। तो इस रिक्त स्थान में आपको नाम लिखना है अंतिम वस्तुएं। ओके, अंतिम वस्तुएं, यानी जिनका प्रयोग पूंजी निर्माण में होता है उसे हम अंतिम वस्तुएं कहते हैं। तो ये आपके रिक्त स्थान है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 3 है आपके कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में लिखिए। यानी ये जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, आपका जो तीसरा क्वेश्चन आने वाला है पेपर में सेक्शन ए में, खंड ए में, तो उसमें टोटल 12 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इनके उत्तर है वो या तो आपको एक शब्द में देने हैं या आपको एक पंक्ति में लिखना है। ओके, तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है, यानी कौन सी फसल है जिसको हम सुनहरा रेशा कहते हैं। तो इस प्रश्न का आपको करेक्ट जो आंसर है वो कमेंट में बताना है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपके कि कोई दो पेय फसलों के नाम लिखिए। तो कोई दो पेय फसलों के नाम है वो आपको बताने हैं। और उसके बाद तीसरा प्रश्न है आपके कि प्राकृतिक गैस किस प्रकार का संसाधन है, कि जो प्राकृतिक गैस है वो किस प्रकार का संसाधन माना जाता है, तो उस संसाधन का आपको नाम लिखना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है आपके कि जीडीपी का पूरा नाम लिखिए। तो जीडीपी का पूरा नाम है वो आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 5 है आपके कि भारत की सबसे महत्वपूर्ण मृदा का नाम लिखिए। तो भारत की सबसे महत्वपूर्ण मृदा है उसका आपको नाम बताना है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 6 है कि तृतीयक क्षेत्र की किन्हीं दो सेवाओं के नाम लिखिए। तो तृतीयक क्षेत्र के उनकी कोई भी दो सेवाएं हैं, उन दो सेवाओं के नाम है वो आपको लिखने हैं। और प्रश्न संख्या 7 है आपके कि पोलैंड के कोई दो मुख्य लोक नृत्यों के नाम लिखिए। तो पोलैंड के कोई दो मुख्य लोक नृत्य हैं उनके आपको नाम लिखने हैं। तो एक है आपके पोलेनेस और दूसरा है आपके माजूरक्का। तो ये दोनों नाम है आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। और प्रश्न संख्या 8 है आपके कि 1929 में कांग्रेस के लोहार अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो 1929 में कांग्रेस के जो लोहार अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे, उनका नाम है वो आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 9 है आपके कि रक्तहीन क्रांति किसके द्वारा संचालित किया गया है। तो रक्तहीन क्रांति है वो किसके द्वारा संचालित की गई, उनका नाम आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 10 है आपके कि भारत की दो प्रमुख खाद्य फसलों के नाम लिखिए। तो भारत की दो प्रमुख जो खाद्य फसलें हैं उन दो खाद्य फसलों के नाम है वो आपको लिखने हैं। और प्रश्न संख्या 11 है आपके अयस्क किसे कहते हैं, यानी अयस्क की आपको परिभाषा लिखनी है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 है कि बेल्जियम की राजधानी का नाम बताइए, यानी नेम द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, यानी बेल्जियम है उसकी राजधानी का आपको नाम बताना है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट में बताना है। ओके, अगर किसी भी प्रश्न में आपको डाउट है, उस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ओके, तो उसका जो उत्तर है या तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा या आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां जाकर आप दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 5 है आपकी कि गुमास्ता के कार्य बताइए, यानी गुमास्ता के कार्य हैं वो आपको लिखने हैं। और प्रश्न संख्या 6 है आपके कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने प्रस्तुत की और इसके क्या उद्देश्य थे, वो आपको बताने हैं। कि जो गार्डन सिटी है, जो बगीचों का शहर है, उसकी अवधारणा किसने प्रस्तुत की और इसके क्या उद्देश्य थे, वो उद्देश्य भी आपको इसमें बताने हैं। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 है कि बंबई को रुपहले सपनों का शहर क्यों कहा जाता है।
तो बंबई को रुपहले सपनों का शहर क्यों कहा जाता है, यह आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 8 है कि नवीकरणीय संसाधन व अनवीकरणीय संसाधन में दो दो अंतर लिखिए। तो एक तो नवीकरणीय संसाधन है और दूसरा है आपके अनवीकरणीय संसाधन। इन दोनों में आपको दो दो जो अंतर है वो आपको इसमें लिखने हैं। ओके, और उसके बाद में देखिए यहाँ पर मैंने पीछे क्वेश्चन है वो छोड़ दिया था। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न संख्या 4 जो सेक्शन बी में है, खंड ब में है। प्रश्न संख्या 4 है भारतीय अर्थव्यवस्था पर असहयोग आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था है उस पर असहयोग आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा, ये प्रभाव आपको जरूर बताना है। ओके, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन में दो दो अंतर आपको लिखने हैं। और प्रश्न संख्या 9 है आपके कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू करने के दो उद्देश्य क्या थे। कि भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसको शुरू करने के दो उद्देश्य क्या थे, वो दो उद्देश्य आपको बताने हैं। और प्रश्न संख्या 10 है कि बहुउद्देशीय परियोजना को स्पष्ट कीजिए। तो जो बहुउद्देशीय परियोजना है उसको स्पष्ट करना है। और प्रश्न संख्या 11 है कि गेहूं व चावल की खेती के लिए आवश्यक कोई एक एक भौगोलिक परिस्थितियां लिखनी है। यानी गेहूं और चावल की खेती के लिए आवश्यक कोई एक एक भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं वो आपको बतानी है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 है आपके, यानी प्रश्न संख्या 12 आपको दिया गया है कि भारत में परमाणु ऊर्जा का उपयोग किस लिए किया जाता है। कि भारत में जो परमाणु ऊर्जा है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है और कोई दो परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं उनके आपको नाम बताने हैं। ओके, और उसके बाद में प्रश्न संख्या 13 है कि श्रीलंका में हुए जातीय संघर्ष की विवेचना कीजिए। कि श्रीलंका में जो जातीय संघर्ष हुआ था उसकी आपको विवेचना करनी है, उसका आपको वर्णन करना है। और प्रश्न संख्या 14 है आपके कि भारत में संघवाद का स्वरूप कैसा है, इसका भी आपको वर्णन करना है। और प्रश्न संख्या 15 है आपके, प्रश्न संख्या 15 है कि औसत आय क्या है, यानी औसत आय के बारे में आपको बताना है और इसे हमें सूत्र के रूप में भी लिखना है। ओके, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 16 है कि असंगठित और संगठित क्षेत्र में अंतर स्पष्ट करें। यानी एक तो है आपके असंगठित और दूसरा है आपके संगठित, इन दोनों क्षेत्र में आपको अंतर है वो लिखना है। और उसके बाद में खंड 6 है यानी सेक्शन सी है और इसमें प्रश्न संख्या 17 आपको दिया गया है कि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। यानी औद्योगिकरण है उसके बारे में आपको लिखना है, इसकी परिभाषा आपको बतानी है और इसका प्रारंभ इंग्लैंड से ही क्यों हुआ, यानी इनका जो शुरुआत है वो इंग्लैंड से ही क्यों हुई, तो इसके क्या कारण थे, इसके क्या रीजन थे, वो रीजन आपको इसमें लिखने हैं। और उसके बाद में देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अथवा में आपको दे रखा है कि 18वीं सदी के मध्य में लंदन की आबादी क्यों बढ़ी, इसका आपको कारण बताना है। और प्रश्न संख्या 18 है कि खादर व बागर में अंतर स्पष्ट करें। तो खादर और बागर में आपको अंतर लिखना है। और अथवा में प्रश्न है कि जैव संसाधन और अजैव संसाधन है, इन दोनों में अंतर आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 19 है कि संघवाद की मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो संघवाद की मुख्य विशेषताएं हैं वो आपको बतानी है। और अथवा में प्रश्न है दबाव समूह से आप क्या समझते हैं, तो दबाव समूह के बारे में आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 20 है आपके कि विकास क्या है, यानी विकास की आपको परिभाषा लिखनी है और इसकी प्रमुख विशेषताएं भी आपको बतानी है। और अथवा में प्रश्न है खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी छिपी बेरोजगारी में अंतर लिखिए। तो एक तो है आपकी खुली बेरोजगारी और दूसरी आपके प्रच्छन्न बेरोजगारी, इन दोनों में आपको क्या करना है, अंतर बताना है। और उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो ये आपके खंड द यानी सेक्शन डी, और सेक्शन डी में प्रश्न संख्या 21 है आपके कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए। आपको टिप्पणी लिखनी है जिसमें पहला है जलियांवाला बाग हत्याकांड और दूसरा है आपके साइमन कमीशन, तो इन दोनों पर आपको टिप्पणी लिखनी है। और अथवा में प्रश्न है कि ग्रेट ब्रिटेन के आदर्श राष्ट्र राज्य बनने के क्या कारण होने चाहिए, वो कारण आपको बताने हैं। और प्रश्न संख्या 22 है कि साख की कोई दो विभिन्न स्थितियां लिखिए, यानी साख की कोई दो विभिन्न स्थितियां आपको लिखनी है। और बैंकों से ऋण लेने के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं, कौन कौन सी शर्तें होनी जरूरी है, उन शर्तों का आपको उल्लेख करना है।
और उसके अथवा में क्वेश्चन है कि सहकारी समितियां क्या हैं, यानी सहकारी समितियां हैं इनके बारे में आपको लिखना है। और ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों की गतिविधियां बढ़ाने के लिए जो 3 सुझाव है वो 3 सुझाव आपको लिखने हैं। और उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 23 आपको दिया गया है कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए, जिसमें पहला है आपके दिल्ली और दूसरा है आपके बंबई, तीसरा है आपके कलकत्ता और 4 नंबर पर आपके खेड़ा। तो इन चारों को आपको भारत के रेखा मानचित्र में दर्शाना है, अंकित करना है। और अथवा में प्रश्न आप देख सकते हैं कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए। तो इसमें पहला है आपके पंजाब और दूसरा है आपके बंगाल और तीसरा आपके सूरत है और चौथा आपके चंपारण है। तो यह भी आप कर सकते हैं। अगर आपको ये वाला मानचित्र नहीं आ रहा है, इन स्थान के बारे में आपको नहीं पता है, तो ये वाला भी आप कर सकते हैं। तो बोर्ड एग्जाम से पहले 18 अप्रैल से पहले ये कंप्लीट पेपर आपको अच्छे से आपको तैयार करना है।